झारखंड से थोड़ी सी ही दूरी पर एक छोटा सा कुंड है जिसे कि रूप कुंड कहा जाता है। और दोस्तों, आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। ये सचमुच एक ऐसा जादुई कुंड है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बाहर से देखने में तो ये साधारण कुंड की तरह ही दिखेगा, लेकिन अगर आप इसके सामने खड़े होकर ताली बजाना शुरू करेंगे तो असली जादू उसी समय आपके सामने होगा। इस कुंड के सामने ताली बजाते ही ये कुंड अचानक ही रहस्यमय तरीके से ऊपर उठने लगता है और देखने में ऐसा लगता है कि ये पानी उबल रहा हो। और जहाँ बाकी समय पर ठंड के मौसम में पानी ठंडा और गर्मी के मौसम में गर्म रहता है, वहीं ये कुंड बिल्कुल विपरीत ही चलता है। इस कुंड में भयंकर गर्मी में भी पानी का टेम्परेचर ठंडा रहता है और जब सर्दी आती है तो गर्म रहने लगता है। यहाँ तक कि इस कुंड के पानी से नहाने से रोग भी दूर हो जाते हैं और त्वचा जवान बनी रहती है। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कई बार जांच भी हुई और रिसर्चर्स ने बहुत रिसर्च की। रूप कुंड सुनने में तो ये ऐसा कुंड लगता है जो काफी ही सुंदर होगा, लेकिन ये जितनी ज्यादा सुंदर लेक है उतनी ही ज्यादा डरावनी भी है। इतनी सुंदर लेक के बीच आपको 800 कंकाल मिलेंगे और ये सुनकर आप ये सोचेंगे कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई रहता भी नहीं है, वहाँ पर इतनी सारी हड्डियाँ आई कहाँ से। और कैसे ही सर्दियों में ये झील बर्फ से ढकी रहती है और लेकिन जैसे ही गर्मी आती है ये एक मिस्टीरियस लेक बन जाती है। और आज हम इस वीडियो में इसी लेक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1942 में। उस समय उत्तराखंड के एक छोटे से टाउन चमोली में जब नंदा देवी नेशनल पार्क से एक फॉरेस्ट रेंजर हरिकृष्ण मधवाल राउंड पर निकले थे। अब इसी दौरान जब वो हिमालय के त्रिशूल मासिफ के पास गए तो उन्होंने वहाँ पर एक तरह का कुंड देखा। उस जगह पर छोटे मोटे तालाब और कुंड मिलना स्वाभाविक था, पर जब हरिकिशन जी उस कुंड के पास गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने उस कुंड में और उसके आसपास 300 से 800 लोगों के नर कंकाल बर्फ की चादर में ढके हुए पाए, जो वहाँ पर कैसे और कब आ गए ये किसी को भी नहीं पता था। और ऐसे डरावने नज़ारे को देखकर वह भागकर सबसे पहले इस बारे में अपने हायर ऑफिशियल्स को बताने के लिए गए, जो उस समय ब्रिटिश रेजी में थे। हरिकृष्ण जी ने जब ये बात अपने ब्रिटिश सुपीरियर्स को बताई तो पहले किसी ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया, पर जब वे वहाँ पर पहुँचे और अपनी आंखों से उन्होंने ये सब देखा कि उनके चारों तरफ हड्डियाँ ही फैली हुई हैं, ऐसे नज़ारे को देखकर वह सब हैरान हो गए। अब ब्रिटिशर्स को ये पता था कि उनकी आंखों के सामने एक बड़ा सवाल है, पर सोचने की बात ये थी कि क्या वह इनके जवाब ढूंढ पाए। दरअसल 1939 से 1945 तक इंसानों ने अपने सबसे बुरे समय का सामना किया था। जी हाँ, द इनफेमस वर्ल्ड वॉर, जिसके एक्सेस पावर में जहाँ पर जर्मनी और इटली साथ थे तो वहीं पर उनके खिलाफ अलायंस फोर्स में अमेरिका, यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस साथ लड़ रहे थे। अब दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन ने उस समय इंडिया को भी एज अ कॉलोनी इंक्लूड किया था, जहां तक कि भारत से करीब 25 लाख लोगों को विश्व युद्ध में भेजा गया था और इस युद्ध के समय हर देश जीतना चाहता था। और यही कारण था कि इनिशियल ब्रिटिश अथॉरिटी को लगा कि ये लाशें किसी हिडन जापानीज इन्वेजन फोर्स की थी, जो घुसे तो भारत पर हमला करने के लिए होंगे, पर मौसम ने पहले ही उनकी जान ले ली। अब ये बात सच ना हो जाए और इंटरनेशनली कोई अफवाह फैल न जाए, इसके लिए ब्रिटिश रेजिम ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और कुछ समय के बाद रिसर्चर को ये पता चला कि ये नरकंकाल वर्ल्ड वॉर के जापानीज सोल्जर्स के नहीं थे, बल्कि ये कंकाल विश्व युद्ध की शुरुआत से भी कई सालों पुराने थे। इस कंफर्मेशन से ब्रिटिशर्स को थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन इन कंकालों का सालों पुराना होना ढेरों सवाल पैदा करता है, जैसे कि ये यहाँ पर कैसे आए और इन सब की मौत का आखिर कारण क्या था। अब 1956 में प्रणवानंद स्वामी लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी के मेंबर थे,
जिन्होंने इस जगह के बारे में ज्यादा जानने की चाह में आने वाले कुछ समय में करीब 3 बार इस जगह को विजिट किया और उन्होंने भी इन कंकालों को लेकर एक थ्योरी दी जो उस समय के हिसाब से सही साबित हुई थी। उनका कहना ये था कि ये कंकाल कन्नौज के राजा जसधावल की सेना के थे। दरअसल जो हड्डियां यहाँ मिली थी उसके सैंपल्स को जब एनालाइज किया गया तो ये पता चला कि इसमें से बहुत से सैंपल्स करीब 850 एडी के थे और इसी टाइम पीरियड से रिलेटेड जब रेफरेंस को ढूंढा गया तो उन्हें पता लगा कि करीब इसी समय राजा जसधावल अपनी प्रेग्नेंट वाइफ और कुछ मेड्स और एक डांस ग्रुप के साथ नंदा देवी मंदिर के दर्शन करने आ रहे थे जो रूपकुंड के ही पास पड़ता है। राजा देवी माँ के दर्शन करके अपनी पुत्र की सफलता की कामना करने आ रहे थे, मगर मंदिर के रास्ते में ही उनकी पूरी सेना बर्फीले तूफान में टकरा गई और उन सब की वहीं पर मृत्यु हो गई और कभी उनके रिमेन्स नहीं मिले, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता था कि ये कन्नौज के उसी शासक के टोली के ही अवशेष थे। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी बदली तो कुछ अलग ही सामने आया, क्योंकि जो बाद में रिसर्च में पता चला वैसा कुछ दुनिया के सामने कभी देखा ही नहीं गया था और इन हड्डियों के आसपास बहुत से जेवर और तलवारें भी मिली थी, जिससे कि ये कहानी एक मजबूत मोड़ ले रही थी। इससे जुड़ी हुई कई कहानियां ये सामने आई कि किसी एपिडर्मिक में बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत से लोगों का ये कहना था कि यह एक रिचुअल सुसाइड है और क्योंकि सर्दियों में ये लेक पूरी बर्फ से ढक जाती थी, इसी कारण इस पर रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। और जब 1955 में इस लेक के ऊपर की बर्फ पिघली तब ये रहस्यमय कंकाल फिर से दिखने शुरू हो गए और फिर से इसकी जांच शुरू हुई, पर इस बार ये लेक थोड़ी बदली हुई थी। अब वहाँ पर कई हद तक हड्डियाँ कम हो चुकी थी, लेकिन ये कैसे हुआ ये बात किसी को भी नहीं पता चली और इससे उन्हें ये पता चल गया था कि रूपकुंड में मौजूद सभी हड्डियों की जांच करना इतना आसान नहीं है। पर इन हड्डियों के बारे में जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन पर अलग अलग रिसर्च की, जैसे कि कार्बन डेटिंग, जिससे उन हड्डियों की एक अप्रॉक्स एज जान सकते थे। रिसर्च के बाद ये पता चला कि वो सारी हड्डियां जो रूपकुंड के लेक में मिली थी वो लगभग 800 साल पुरानी थी। अब सवाल ये आता है कि उन गांव वालों की जो कहानी है क्या वह सच थी? रिसर्च अभी जारी थी, पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तब ये पता चला कि वो सारी बॉडीज किसी भी आर्मी की नहीं थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ आदमियों की नहीं बल्कि औरतों और बच्चों की भी बॉडीज मिली थी। अभी तक सभी लोग नंदा देवी के हिल स्टोम की कहानी को ही सच मान रहे थे, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर सिर्फ कुछ ही स्किल थे जिसके अंदर हिल यानी कि बर्फ था, लेकिन बाकी स्किल्स इंटेलेक्ट थे, मानो उनकी मौत बिजली कड़कने की वजह से नहीं हुई हो। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि आखिर रूपकुंड के पीछे का राज क्या है। इसलिए 2003 में नेशनल जियोग्राफिक टीम ने एक टीम बनाई जिसके अंदर कैमरा क्रू, जियोलॉजिस्ट और बहुत सारे लोग थे। इस पूरी टीम ने अपना रूपकुंड से बस थोड़ी ही दूरी पर कैंप लगाया। पहले के 2 दिन तो काफी ज्यादा मुश्किल के गए, लेकिन तीसरे दिन उनके हाथ में कुछ ऐसा लगा जिससे ये मिस्ट्री ऑलमोस्ट पूरी तरीके से सॉल्व हो गई थी। उन्हें वहाँ पर कॉपर रिंग्स, कई ग्लास पीस और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिला और उसी समय उस जगह पर उन्हें सबसे पहला हथियार मिला और लेक के किनारे एक पत्थर के नीचे एक स्टिकी सब्सटेंस मिला, जिसको देखकर पहले तो यह लगा कि शायद वह किसी एनिमल की डेड बॉडी है, लेकिन बाद में उन्हें ये पता चला कि वह एक इंसान की लाश है जिसकी हड्डियों पर अभी भी फ्लैश था। जब साइंटिस्ट ने इसकी कार्बन डेटिंग की तब ये पता चला कि ये बॉडी लगभग 800 साल पुरानी है और ये भी पता चला कि इन सभी बॉडीज की मृत्यु एक ही टाइम पर हुई थी। तीसरी बात जो रिसर्च में सामने आई वो हैरान करने वाली है। ये बॉडीज 2 ग्रुप में बटी थी, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण थे और दूसरे नौकर, और इससे ये पता चलता है कि इन बॉडीज की डेथ भले ही राजा के तीर्थ पर ना हुई हो, लेकिन यह उन
पिलग्रिम्स की है जो हर 12 साल में एक बार तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। अब ये सवाल सामने आया कि यह तीर्थ यात्रा 15 सेंचुरी में शुरू हुई थी, लेकिन यह बॉडीज उससे भी ज्यादा पुरानी थी और इसी वजह से बॉडीज का डीएनए टेस्ट कराया। और हाल ही में 2019 में साइंटिस्ट ने ये बताया कि उन्होंने 38 कंकालों की जांच की और उन्हें पता चला कि ये सारे कंकाल वहाँ पर एक साथ नहीं आए थे, लेकिन 3 अलग अलग इवेंट पर आए थे और कुछ बॉडी तो सिर्फ 300 साल पुरानी है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में एक ऐसी बात भी सामने आई जिसकी वजह से ये मिस्ट्री हमेशा के लिए खुली रह गई, और वो ये थी कि इन कंकालों में कुछ कंकाल ग्रीस के लोगों के थे क्योंकि उनके डीएनए ग्रीस के आइलैंड से मैच किए थे। अब सोचने की बात ये है कि कब ग्रीस से यहाँ पर कोई हिंदू तीर्थ यात्रा पर आएगा, और अगर कोई आएगा तो उसके बारे में हिमालयन रीजन के लोगों को पता तो होगा, लेकिन वहाँ के लोकगीतों में इन ग्रीस के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। अब शुरुआत में ये पहेली बहुत ही मुश्किल लग रही थी, लेकिन इसका जवाब इतना आसान होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तो आइए इसके पूरे कंक्लूजन को समझते हैं। जब हर सैंपल की इमेज को देखा तो कुछ कॉमन नोटिस हुआ। तभी टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल मिला जिसमें लिखा हुआ था कि उन सभी अवशेषों के सिर फटे हुए थे, जैसे उनके सिर पर ऊपर की तरफ कुछ गिरा हो, और वह भी बहुत ज्यादा फोर्स के साथ। अब हमें ये पता था कि राजा जस धावल की मौत बिजली कड़कने की वजह से हुई, और अक्सर बर्फीले इलाकों में ओले गिरते रहते हैं, और जब ये लोग इन इलाकों से गुजर रहे होंगे तब इनके ऊपर ओले गिरे होंगे, या फिर तूफान की वजह से पत्थर गिरने लगे होंगे जिसमें कि इनका सर फूट गए और इस वजह से इनकी मृत्यु हुई। अब सवाल आता है कि ये सारे कंकाल यहाँ क्यों मिलते हैं? क्या पूरे हिमालय में सिर्फ यही जगह है जहाँ पर ओले गिरते हैं? दरअसल रूपकुंड के आसपास आप किसी भी दिशा में क्यों ना देखें, हर जगह का ग्राउंड केवल रूपकुंड से ऊंचा है। ऊपर से सबकी स्लोप इस तरह से बनी हुई है कि अगर ऊपर से कुछ गिरेगा तो वह ग्रेविटी की वजह से इसके सेंटर में ही आएगा, और यही कारण होगा कि जब भी आसपास किसी की भी मौत होती होगी तो तूफान की वजह से उसकी बॉडी गिरते हुए नीचे आती होगी, और इसी के नीचे रूपकुंड मौजूद है। इसी वजह से सारे कंकाल इतनी सदियों से यहाँ पर जमा होते गए, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक साथ किसी एक जगह पर इतने सारे कंकालों का पाया जाना मिस्ट्री तो क्रिएट करता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने भी नंदा देवी यात्रा की है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी अगली वीडियो में।